स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में डिलाइटफुल डेरेक के कैरेक्टर से जुड़ी है एक ऐसी डिटेल जिसे लगभग किसी ने नोटिस नहीं किया। इसके अलावा क्या आपको पता है कि बारबरा भी 5th सीजन में दिखाई देती है और डस्टिन ने वही रिंग पहनी है जो एडी पहनता है। वो बिल्कुल उसी जगह बैठता है जहां एडी बैठता है और एक बार फिर पहले की तरह दीवार पर 12 बच्चों के निशान बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। सो गेट रेडी, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी डिटेल्स पर बात करेंगे जो आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 में मिस कर गए होंगे। मैं आपको इस सीजन की कई डिटेल्स, रेफरेंसेस, स्टीरियोटाइप्स और क्यूरियोसिटीज बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, हमेशा की तरह मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे और आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, पहली डिटेल की बात करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि कैसे विल वेकना के माइंडस्केप तक पहुंच पाता है और यहाँ तक कि उसने डेमोगोर्गन्स को कंट्रोल भी कर लिया था। इसका जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पर्सनल कन्वर्सेशन है जो विल और रॉबिन के बीच होती है। इस मोमेंट में रॉबिन विल से कहती है कि जिन आंसर्स को वो बाहर ढूंढ रहा है वो असल में उसके अंदर ही है। उसे ये समझने के लिए किसी भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं कि वो कौन है और क्या फील करता है। पहली नज़र में ये मोमेंट सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट लग सकती है, लेकिन असल में ये पावरफुल नैरेटिव ट्रिगर बन जाता है। बाद में जब विल अपनी मेमोरीज को एक्सेस करता है तो हमें फ्लैशबैक्स का एक पूरा फ्लड दिखाई देता है और यहाँ पे वही डिटेल है जिसे बहुत लोगों ने मिस कर दिया। विल जिन 3 मेमोरीज को दोबारा जीता है वो बिल्कुल वही मेमोरीज हैं जिन्हें सीजन 2 में माइक, जोइस और जोनाथन ने इस्तेमाल किया था, जब विल माइंड फ्लेयर के पोजेशन में था और सब उसे वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने देखा था कि माइक को वो पहला दिन याद आता है जब वो विल से मिला था और दोनों फ्रेंड्स बने थे। जोइस को याद आता है विल का बर्थडे, जब उसने उसे कलर्ड पेंसिल्स का एक बॉक्स दिया था। जहाँ जोनाथन की बात करें तो उसे याद आता है वो दिन जब उन्होंने मिलकर कासल वायर्स बनाया था। एक्चुअली ये मेमोरीज रैंडम नहीं है, ये इमोशनल एंकर्स हैं। इसके अलावा माइक की मेमोरी के अंदर एक और हिडन डिटेल भी है। हमने देखा था कि बैलेंस बार्स ब्लू कलर की थी और उनके हैंडल्स येलो थे। ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ब्लू और येलो साथ में रशियन कोड फ्रेज को रेफरेंस करते हैं जो सीरीज में पहले भी दिखाया जा चुका है। इसके अलावा वॉल्यूम 1 में एक और बहुत सिंबॉलिक चीज़ है। ये वॉल्यूम शुरू भी विल से जुड़े रेफरेंसेस से होता है और एंड भी विल से ही होता है, जिससे साफ पता चलता है कि विल इस फाइनल सीजन का हार्ट है और वेकना को हराने की चाबी भी है। पहले एपिसोड के शुरुआती मिनट्स में हमें एक सॉन्ग सुनाई देता है जो होता है शुड आई स्टे और शुड आई गो। ये कोई रैंडम सॉन्ग नहीं है, ये विल के लिए वही इमोशनल कनेक्शन है जो मैक्स के लिए रनिंग अप दैट हिल नाम का सॉन्ग निभाता है। जैसे वो सॉन्ग मैक्स का सर्वाइवल सॉन्ग है, वैसे ही ये सॉन्ग विल का सेफ प्लेस है। ये बात सीजन 1 में भी एस्टेब्लिश की गई थी, जब जोनाथन ने बताया था कि उनके फादर के जाने के बाद उसने विल के लिए ये टेप रिकॉर्ड की थी। इसके अलावा एक विजुअल डिटेल है जो काफ़ी जल्दी होती है और अगर आप सीन को पॉज ना करें तो मिस हो सकती है। वॉल्यूम 1 में हमने देखा कि जब सोल्जर्स दीवार के पास पहुंचते हैं तो होबर और 11 टर्न वो फैमिली बिलबोर्ड के पीछे छिपते हैं। ये मोमेंट एक्चुअली उस रिवील से ठीक पहले आता है जहां बताया जाता है कि अगला विक्टिम डेरेक टर्नबो होगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। बिलबोर्ड्स के थ्रू सोल्जर्स का गोली चलाना सिंबलिकली दिखाता है कि उस फैमिली के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसी वजह से काफ़ी थ्योरी सामने आ रही हैं कि डेरेक सीजन के एंड में खुद को सैक्रिफाइस कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बॉब, एडी और बारबरा ने किया था। डेरेक की ही बात करें तो डेमोगोर्गन्स के लिए जो ट्रैप्स लगाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट वही ट्रैप्स थे जो होम अलोन मूवी में केविन लगाता है। इसी वजह से ये और भी मज़ेदार हो जाता है जब मरी खुद को सेंटा क्लॉज कहता है, क्योंकि वो लिटरली ट्रैप्स को गिफ्ट्स की तरह लेकर आता है। और हम जानते हैं कि होम लोन क्रिसमस के टाइम पर सेट है, तो ये रेफरेंस पूरी तरह इंटेंशनल था। इसके अलावा एक और डिटेल जिस पर फैंस ने ध्यान दिया वो मैक्स की केव से जुड़ा है। ऐसा सुनने में आया है कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है। ये केव कैनी नाम के एक्सप्लोरर से जुड़ी एक असली केव जैसी दिखती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस केव में स्ट्रेंज वाइब्रेशंस, नोजिया और डिसओरिएंटेशन होता था। कैनी इसे दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए गया और फिर कभी वापस नहीं आया। हम देख चुके हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स अक्सर साई-फाई के साथ अर्बन लेजेंड्स को मिक्स करता है, इसीलिए ये रिजेम्बलेंस डिलिबरेट लगती है। इसके अलावा हॉकिंस लैब से जुड़ा एक और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी है। जिस तरह स्पेस डिस्टोर्ड होता है, मेल्ट करता है और कोलैप्स होता है, ये बिल्कुल क्लासिक हॉरर मूवीज जैसे पोल्टरगाइस्ट और ए नाइट ऑन एल्म स्ट्रीट की याद दिलाता है। हम जानते हैं कि डफर ब्रदर्स ने कभी भी अपनी इंस्पिरेशन छुपाई नहीं है और यहाँ वो बिल्कुल 80s के स्टाइल में साइकोलॉजिकल हॉरर को बॉडी हॉरर के साथ मिक्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, होली और मैक्स से जुड़े एक सीन में एक विजुअल डिटेल दिखती है जिसे बहुत लोगों ने मिस कर दिया। उनके आसपास पड़े स्टोन्स साफ साफ लेटर एम बनाते हैं। ये बिल्कुल इंटेंशनल है क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स इन्वायरमेंट का इस्तेमाल मीनिंग को कन्वे करने के लिए करता है।
ये मैक्स की मेमोरी, माइंड और आइडेंटिटी से कनेक्शन को री करता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 80s की मूवीज के रेफरेंसेस से भरा हुआ है। 11 की ट्रेनिंग आउटफिट इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। काफी लोगों ने सोचा कि ये रॉकी को रेफरेंस करता है, लेकिन बेंडेना देखने पर साफ हो जाता है कि ये गूनीज मूवी के एक कैरेक्टर जैसा है। ये लॉजिकल भी है क्योंकि ये सीरीज हमेशा ऑर्डिनरी किड्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस वाली स्टोरी से इंस्पायर्ड रही है। इसके अलावा एक फन डिटेल ये है कि द गूनीज में शॉन अस्टिन ने काम किया था, जिन्होंने बाद में स्ट्रेंजर थिंग्स में बॉब न्यूबी का कैरेक्टर निभाया। पोल्टरगाइस्ट का रेफरेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, खासकर उन सीन्स में जहाँ होली किडनैप होती है। जिस तरह वो चिल्लाती है, बेड को पकड़ती है और दूसरे डायमेंशन में खींच ली जाती है, वो ओरिजिनल मूवी को ऑलमोस्ट फ्रेम बाय फ्रेम मिरर करता है। इसके अलावा हर सीजन की तरह सीजन 5 भी माइक के लेट होने से शुरू होता है। इस बार दिखाया जाता है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए लेट है। पहले के सीजन्स में वो D&D, आर्केड या फिर मूवीज या स्कूल के लिए लेट होता था। इसके अलावा डस्टिन की बात करें तो वो एडी की रिंग पहनता है, वो सेम उसी जगह बैठता है जहाँ एडी बैठता था, हेलफायर क्लब की टी-शर्ट पहनता है और एडी के पोस्चर और एटीट्यूड को कॉपी करता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि होली की टीचर मिस हैरिस वही ड्रामा टीचर हैं जो डफर ब्रदर्स की हाई स्कूल टीचर थी। उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर इसके बारे में पोस्ट किया था। इसके अलावा रोबिन जब हॉस्पिटल जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मीटिंग कैंसिल करती है तो वो कहती है कि बैड न्यूज़ हमेशा पहले दी जानी चाहिए, जो सीजन 4 में एडी की लाइन थी। जब डस्टिन एडी की ग्रेव पर जाता है तो पास में बारबरा की ग्रेव भी दिखाई देती है, जो सीजन 1 को रेफरेंस करती है। होली के रूम में रेनबो ब्राइड से जुड़ी आइटम्स दिखती हैं, जो एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की अंडरग्राउंड वर्ल्ड में चली जाती है और ये होली की फेट को फोरशैडो करता है। इसके अलावा बात करें तो होली का वेकनर से कनेक्शन पहले से हिंट किया गया है। सीजन 1 में वो लाइट्स फॉलो करती है और सीजन 3 में वो माइंड फ्लेयर अटैक के दौरान ट्रीज को हिलते हुए नोटिस करती है। इसके अलावा एक और डिटेल टेलीस्कोप से जुड़ी है, जिस पर लिखा है कैप्टन मिडनाइट स्पाई टेलीस्कोप। एक्चुअली ये 1938 के एक रेडियो शो को रेफरेंस करता है। द फर्स्ट शेडो प्ले में ये रिवील होता है कि हेनरी क्रील ने यही टेलीस्कोप यूज की थी, इससे पहले कि वो 12 घंटे के लिए एक केव में गायब हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, विल, मैक्स और रॉबिन तीनों वेकनर के माइंड को एक ही जगह के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जिससे शेयर्ड एक्सपीरियंस कंफर्म होता है। ये भी रिवील होता है कि वेकनर शायद 12 बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहा है, जो हेनरी क्रील के मिसिंग 12 घंटों से मैच करता है। इसके अलावा डस्टिन का बिहेवियर साफ दिखाता है कि एडी की डेथ ने उसे कितनी गहराई से अफेक्ट किया है। वो उसका स्टाइल, पोस्चर, एटीट्यूड और यहाँ तक कि स्पीच तक कॉपी करता है। ये काफ़ी टचिंग और काफ़ी ट्रेजिक भी है, क्योंकि एडी की आखिरी विश थी कि डस्टिन कभी चेंज ना हो और हमेशा खुद जैसा बना रहे। सो एडी को ऑनर करने की कोशिश में डस्टिन खुद को खोने के रिस्क पर है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर इसके अलावा आपने कोई डिटेल या रेफरेंस नोटिस किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके अलावा अगर आपको सीजन 5 वॉल्यूम 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखना है तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इस पे मैंने हर डिटेल पे ब्रीफली बात की है। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।